स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम चैप्टर 9 क्लास 8 एसएसटी हिस्ट्री वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। वुमेन का मतलब औरत, कास्ट और रिफॉर्म मीन्स सुधार। हैव यू एवर थॉट ऑफ हाउ चिल्ड्रन लिव्ड अबाउट 200 ईयर्स अगो। ठीक है, तो क्या आपने सोचा है कि बच्चे 200 साल पहले कैसे रहते थे। नाउ डेज मोस्ट गर्ल्स फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिलीज गो टू स्कूल। तो आजकल क्या है, सभी लड़कियां जो कि मिडिल क्लास की है स्कूल जाते हैं। ऑफ्टन स्टडी विद बॉयज़, और वो लड़कों के साथ भी पढ़ती हैं। मीन्स बॉयज़ गर्ल्स एक साथ पढ़ते हैं। अब ऑन ग्रोइंग अप मैनी ऑफ देम गो टू कॉलेज, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उसमें से काफ़ी बच्चे जो कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं। ठीक है, एंड टेक अप जॉब्स आफ्टर दैट। ठीक है, जैसे कि बॉयज़ स्कूल जाते हैं वैसे ही गर्ल्स जाती है। उसके बाद क्या होता है, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी, और उसके बाद क्या होते हैं, वो जॉब के लिए भी ट्राई करते हैं। दे हैव टू बी अडल्ट बिफोर दे आर लीगली मैरिड, और उनको क्या बड़ा होना पड़ता है। मीन्स 18 एंड अबव की एज होनी चाहिए उनकी। मतलब अगर शादी करनी है तो 18 से ज़्यादा उनकी एज होनी चाहिए लीगली मैरिड करने के लिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ, कानून के हिसाब से। दे कैन मैरी एनी वन दे लाइक, और आजकल गर्ल्स जिससे चाहें उससे शादी कर सकते हैं। मीन्स अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, कम्युनिटी का हो। एंड विडोज़ कैन री मैरी टू, और जो विधवा हो गई हैं वो भी दोबारा से मैरिज कर सकती है। ऑल वुमेन्स लाइक ऑल मैन। ठीक है, तो सभी औरतें किसकी तरह है, सभी आदमी की तरह है। मीन्स जो राइट मैन के पास है वही वुमेन के पास है। कैन वोट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शन, जो वुमेन है वो भी क्या दे सकती है, वोट दे सकती हैं, और वो इलेक्शन में भी खड़े हो सकती हैं, इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। ऑफ कोर्स दीज राइट्स आर नॉट एन्जॉयड बाय ऑल। ठीक है, तो सभी ये जो इन्जॉय है प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, सभी इसको इन्जॉय नहीं कर पाते जो ये राइट्स दिए गए हैं। मतलब सभी को ये राइट्स नहीं मिल पाते। जैसे पुअर पीपल हैव लिटिल और नो एजुकेशन, जो बहुत ही गरीब लोग हैं उनको या तो थोड़ी मिलती है या फिर बिल्कुल नहीं मिलती है एजुकेशन। एंड इन मैनी फैमिलीज़, और कुछ फैमिलीज़ में क्या है आपका, जो है वुमेंस की अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कर सकती वुमेन। मीन्स जहाँ उनकी फैमिली ने चूज़ किया है सिर्फ वहीं पे उनको शादी करनी पड़ेगी, और फैमिली उनके लिए हस्बैंड चुनेगी। 200 ईयर्स अगो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, पर जैसा आजकल गर्ल्स बॉयज़ इक्वल है, तो आज से 200 साल पहले ऐसा नहीं था। पहले चीज़ें सब बहुत डिफरेंट थी। मोस्ट जो ज़्यादातर चिल्ड्रन थे उनकी शादी कर दी जाती थी अर्ली एज पे। मतलब जैसे कि 11 साल का, जैसे 8 9 10 साल, 11 साल, 12 साल, ऐसी एज में उनकी शादी कर दी जाती थी पहले बच्चों की, बाल विवाह। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम्स मैन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ, और जो बहुत मतलब हिंदू थे चाहे मुस्लिम थे, दोनों ही एक से ज़्यादा शादी कर सकते थे, एक से ज़्यादा वाइफ वो ला सकते थे। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री विडो वर प्रेस्ड इफ़ दे आर चूजन डेथ बाय बर्निंग देमसेल्फ। ठीक है, तो बहुत से पार्ट्स में कंट्री के जो विडोज़ थी जिनकी शादी नहीं मतलब विडोज़ मीन्स जो विधवा हो जाती थी, अगर वो क्या कर देती थी, चूज़ डेथ बाय बर्निंग देमसेल्फ ऑन द फ्यूनरल प्रे ऑफ देयर हस्बैंड। मतलब जहाँ पर जैसे उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है और उसकी चिता पर वो अगर मतलब खुद जल जाती थी या फिर उसको जलाया जाता था, तो उसे क्या बोला जाता था, सती। ठीक है, और उसकी बहुत तारीफ़ की जाती थी। वुमेन हु डाइड इन दिस मैनर वेदर विलिंगली और अदरवाइज वर कॉल्ड सती। ठीक है, तो उसको सती कहा जाता था। मीनिंग वर्चुअस वुमेन, मीन्स अच्छी वुमेन। एक मतलब अपने पति के लिए वो भी मतलब पति के साथ उसने अपना भी त्याग दिया, तो इसे वर्चुअस कहा जाता है, इसलिए मतलब अच्छी वुमेन। वुमेन्स राइट्स टू प्रॉपर्टी वर ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड। मतलब जो वुमेन्स थी उनको लैंड पे कोई अधिकार नहीं था, मतलब प्रॉपर्टी पे कोई उनका अधिकार रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था, बिल्कुल मना किया हुआ था। बिसाइड मोस्ट वुमेन हैड वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन। ठीक है, और बहुत सी जो वुमेन थी, ठीक है, बहुत सी जो औरतें थी उन्हें मतलब पढ़ाई लिखाई का कोई हक नहीं था, मतलब उन्हें पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री पीपल बिलीव दैट इफ़ द वुमेन वर एजुकेटेड शी वुड बिकम अ विडो। और बहुत से राज्यों में मतलब कंट्री के पार्ट्स में ये बिलीव किया कर जाता था कि अगर वुमेन एजुकेट होगी, पढ़ाया जाएगा, तो वो विधवा बन जाएगी, उसका पति मर जाएगा। डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन वर नॉट ओनली वंस इन द सोसाइटी। मीन्स जो मैन और वुमेन, आदमी और औरत में डिफरेंस किया जाता था
सोसाइटी में सिर्फ यही एक डिफरेंस नहीं था, और भी डिफरेंस थे वहाँ पर, जैसे कि इन मोस्ट रीजन पीपल वर डिवाइडेड अलॉन्ग लाइंस ऑफ कास्ट। ठीक है, बहुत से रीजन्स में जो लोग थे उन्हें किस बेसिस पर डिवाइड किया हुआ था? कास्ट के बेसिस पर। ठीक है, उनकी क्या कास्ट है। जैसे कि ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय कंसिडर्स देमसेल्फ एज अपर कास्ट। जो ब्राह्मण्स और क्षत्रिय थे वो क्या बताते थे अपने आप को? अपर कास्ट, है ना। और अदर्स, और दूसरे जैसे कि ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स ऑफर रेफर टू एज वैश्य। और जो ट्रेडर्स हो गए, व्यापारी, और जो पैसे देते हैं मनी लेंडर, उनको वैश्य कहा जाता था। वर प्लेस्ड आफ्टर देम, और इनको जो ब्राह्मण्स है उनसे नीचा माना जाता था। ये किसके? ब्राह्मण्स और क्षत्रिय के बाद आते थे वैश्य। देन पीजेंट्स एंड आर्टिजन सच एज वीवर्स एंड पॉटर्स रेफर टू एज शूद्रास। ठीक है, उसके बाद आते थे आपके किसान हो गए, आर्टिशंस मीन्स जो आर्ट का काम करते थे, जैसे पॉट बनाना, बुनाई करना, और इनको क्या बोला जाता था? शूद्रास। एट द लोएस्ट रंग वर दोज हु लेबर्ड टू कीप सिटीज़ एंड विलेज क्लीन और वर्क एट जॉब्स दैट अपर कास्ट कंसिडर्ड पॉल्यूटिंग। ठीक है, तो सबसे लोअर कास्ट में किसे माना गया था? वो जो क्या करते थे? लेबर का काम करते थे सिटी और विलेजेस में, गांव में, शहर में, या फिर वो जॉब क्या करते थे? ऐसी जॉब्स जिनको जो अपर कास्ट वाले पॉल्यूटिंग बताते थे, जैसे कि आपका टॉयलेट साफ़ करना हो गया। दिस दैट इज़ इट कुड लीड टू द लॉस ऑफ कास्ट स्टेटस। ठीक है, और ये क्या बताते कि जो ये काम करेगा, जैसे कि टॉयलेट साफ़ करना, ये क्या हो जाएंगे? इनकी कास्ट स्टेटस क्या होगा? लो हो जाएगा। ठीक है, इनको मतलब बोला जाता था कि ये सबसे नीची कास्ट के हैं लोग, और वो ये बोलते थे कि ये सब करने से हमारी कास्ट का स्टेटस डाउन हो जाएगा, हमारी कास्ट लो हो जाएगी। द अपर कास्ट ऑल्सो ट्रीटेड मैनी ऑफ दिस ग्रुप एट द बॉटम एज अनटचेबल्स। ठीक है, तो जो अपर कास्ट के लोग थे, ठीक है, बहुत से ग्रुप इन्हें क्या ट्रीट करते थे? इन्हें क्या बोलते थे? अनटचेबल्स, मीन्स अछूत बोलते थे, मतलब जिन्हें छूना नहीं है। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल्स। ठीक है, जो ये अनटचेबल्स होते थे इन्हें टेम्पल मतलब मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था। और बात इन द पॉन्ड्स वेयर, और जहाँ पर जो अपर कास्ट के लोग हैं वो नहाते हैं, ठीक है, बात करते हैं, उनको वहाँ पर भी नहाने नहीं दिया जाता था। दे वर सीन एज इन्फीरियर ह्यूमन बींग्स, मतलब बहुत नीची जाति का मानते थे इन्हें। क्या? इन्फीरियर मीन्स बहुत नीचा मानते थे इन्हें, जो अनटचेबल्स होते थे। ओवर द 19th एंड 20th सेंचुरी मैनी ऑफ दीज नॉर्म्स एंड परफेक्शन सोचन। पर जैसे कि क्या हुआ, 19 और 20 सेंचुरी की स्टार्ट हुआ, तो इसमें से बहुत से जो लॉज थे, नॉर्म्स थे, बहुत सी बातें जो थी स्लोली चेंज हो गई, मतलब न्यू लॉ लाए गए। ठीक है, तो अब देखेंगे ये कैसे हुआ। वर्किंग टुवर्ड्स चेंज, मतलब बदलाव के लिए काम किया। From the early 19th century, we find debates and discussions about social custom and practices. ठीक है, तो 19th सेंचुरी में, अर्ली 19th सेंचुरी में, अर्ली 1900 में हमें क्या देखने के लिए मिलता है? बहुत बहस और डिस्कशंस मीन्स वार्तालाप आपस में। ठीक है, आपस में डिस्कशन हुए अबाउट सोशल कस्टम एंड प्रैक्टिसेस, मतलब रीति रिवाज और जो आपकी परंपरा है इनके बारे में, और टेकिंग ऑन अ न्यू कैरेक्टर। ठीक है, और मतलब इनके बारे में वार्तालाप हुई बहुत। वन इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर दिस वाज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू रिफॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो एक इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था? न्यू रिफॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब जो कम्युनिकेशन की फील्ड थी। ठीक है, जैसे कि आपका अब मोबाइल्स का यूज़ होता है, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल्स, है ना, तो इसके फील्ड में क्या होने लगी थी? कम्युनिकेशन के फील्ड में डेवलपमेंट होने लगी थी। फॉर द फर्स्ट टाइम बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, लीफलेट्स एंड पैम्फलेट्स वर प्रिंटेड। तो पहली बार क्या हुआ था जब बुक्स प्रिंट हुई थी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, लीफलेट एंड पैम्फलेट, ठीक है, जो पर्चे बांटते हैं, उनको प्रिंट किया गया था। क्योंकि ये क्या थे? दीज वर फार चीपर्स एंड फार मोर असेसेबल दैन द मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये क्या थे? बहुत सस्ते थे, और ये जो है ईज़िली अवेलेबल हो जाते थे, मतलब कोई भी इन्हें यूज़ कर सकता था। और बल्कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो क्या थी? बहुत, मतलब उसमें बहुत महंगी थी वो, मतलब उसे हाथ से लिखा जाता था, तो सब मैन्यूस्क्रिप्ट में नहीं लिख पाते थे। हमने मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा था क्लास 7th में। देयर फॉर ऑर्डिनरी पीपल कुड रीड दीज एंड मैनी ऑफ देम कुड ऑल्सो राइट। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ? क्यों आए रिफॉर्म? क्योंकि लोग अब अपनी राय देने लग गए थे। ठीक है, कि ये नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी उस टाइम वो राय देने लग गए अपनी। तो ऑर्डिनरी पीपल थे वो भी इसे पढ़ सकते थे, पैम्पलेट्स वगैरह को, न्यूज़पेपर को, और उनमें से कहीं लिख भी सकते थे, मतलब बहुत से लोग लिख भी सकते थे और एक्सप्रेस कर सकते थे अपने आइडियाज़ अपनी ओन लैंग्वेज में, मतलब जो भी उनके विचार हैं उनको वो
अपनी लैंग्वेज में लिख कर दे सकते थे। ऑल काइंड ऑफ इश्यूज़, ठीक है, सभी काइंड ऑफ इशू जैसे कि सोशल हो गया, ठीक है, लोगों से रिलेटेड, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और धर्म से, रिलीजियस से रिलेटेड, कुड नाउ बी डिबेटेड एंड डिस्कस्ड बाय मैन, ठीक है, अब इसके ऊपर डिबेट होती थी और अब ये लोगों में चर्चा का एक विषय बनता था। एंड समटाइम्स बाय वुमेन एज वेल, और वुमेन भी न्यू सिटीज़ में इनके बारे में डिस्कस किया करती थी। द डिस्कशन कुड रीच आउट टू अ वाइडर पब्लिक एंड कुड बिकम लिंक टू मूवमेंट फॉर सोशल चेंज, ठीक है, तो डिस्कशन काफ़ी मतलब पब्लिक प्लेस में काफ़ी जगह तक फैलता था। इससे क्या होता था, सब एक दूसरे से जुड़ जाते थे और क्या करते थे, मूवमेंट करते थे ताकि चेंजेस लाए जा सकें। दीज डिबेट्स वर ऑल्सो इनिशिएटेड बाय इंडियन रिफॉर्मर्स, और जो ये डिबेट्स थे, इनका जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने भी साथ दिया रिफॉर्म्स ग्रुप के साथ मिलकर। रिफॉर्मर्स क्या होते हैं, आपके सुधारक, जो सोसाइटी में सुधार लाते हैं। वन सच रिफॉर्मर वॉज राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, ऐसे ही एक रिफॉर्मर है इनमें, उनका नाम क्या है, राजा राम मोहन रॉय, जो कि 1772 से 1883 तक ये इनकी बर्थ डेट और डेथ डेट है। ही फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज द ब्रह्मो समाज, इन्होंने क्या की थी, ब्रह्मो समाज की इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है, इन्होंने फाउंड आउट किया था, ब्रह्म समाज इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, जिसको बाद में ब्रह्मो समाज, सॉरी, पहले इन्होंने ब्रह्म सभा, ठीक है, ब्रह्म सभा इन्होंने इस्टेब्लिश की थी, जिसको बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाने लग गया कैलकाटा में। पीपल सच एज राजा राम मोहन राय आर डिस्क्राइब्ड एज रिफॉर्मर, ठीक है, तो जैसे कि लोग हो गए जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, इन्हें रिफॉर्मर, सुधारक कहा जाता है। बिकॉज दे फेल्ट द चेंजेस वर नेसेसरी इन द सोसाइटी, क्योंकि उन्हें लगा कि सोसाइटी में बदलाव लाने बहुत ज़रूरी है। एंड अनजस्ट प्रैक्टिस नीडेड टू बी डन अवे विद, ठीक है, और जो ये अनवांटेड, ठीक है, जो गलत ये प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जो गलत प्रथा चलाई जा रही है, गलत प्रैक्टिस हो रही है, लोग कर रहे हैं, इनको चेंज करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने क्या बताया कि बेस्ट वे क्या है इसे चेंज करने का, जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग, जो ये पुरानी प्रथा रीति रिवाज को फॉलो कर रहे हैं, तो इसका क्या है चेंज करने का तरीका, न्यू वे ऑफ लाइफ, मतलब एक नया तरीका ज़िंदगी जीने का, मतलब एक कुछ नए रिफॉर्म्स लाए जाएं, कुछ नई आदतें अपनाई जाएं, जिससे कि मतलब नई रूल्स निकाले जाएं, जिससे कि सोसाइटी में बदलाव आए। राजा देखिए, ये है आपके राजा राम मोहन रॉय की पेंटिंग है, ये रेम्ब्रांत पीएलई ने पेंटेड की है 1833 में। राजा राम मोहन राय वॉज कीन टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन कंट्री, ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय थे, वो वेस्टर्न एजुकेशन को कंट्री में फैलाना चाहते थे। एंड ब्रिंग्स आउट ग्रेटर फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन, और मतलब इससे क्या था, जो वुमेन है उनके लिए क्या होगा, आज़ादी और इक्वालिटी, बराबरी मिलेगी वुमेन्स को भी सोसाइटी में, ठीक है। तो जैसे कि मतलब वेस्टर्न एजुकेशन में क्या था, देखिए वेस्टर्न एजुकेशन में क्या था, जो वेस्टर्न कंट्री की वुमेन्स थी वहाँ पर मतलब इस कंपैरिजन टू इंडिया वहाँ पर इक्वालिटी थी वुमेन्स में, तो इसलिए वेस्टर्न एजुकेशन को क्या किया गया, राजा राम मोहन रॉय ने बोला कि इसको यहाँ पर लाया जाए। He wrote about the way women were forced to bear the burden of the domestic work, confined at the home and the kitchen and not allowed to move out of and become educated, ठीक है, तो उन्होंने लिखा कि कैसे कि वुमेन को फोर्स किया जाता है और उन पे सारा बर्डन होता है, मतलब भार होता है सबका घर का काम करने का, और कैसे कि जो वुमेन है सिर्फ घर में और रसोई तक ही सीमित रहती है और उसको बाहर जाने का मौका नहीं दिया जाता, जिससे कि वो एजुकेट नहीं हो पाती, पढ़ नहीं पाती। चेंजिंग द लाइफ्स ऑफ विडो, ठीक है, अब कैसे बदलाव लाया गया, लाइफ्स ऑफ विडोज़ मीन्स जो विधवा औरत हैं उनकी लाइफ में कैसे चेंज लाया गया। जो राम मोहन रॉय वॉज पर्टिकुलरली मूव्ड बाय द प्रॉब्लम, ठीक है, तो उन्होंने किससे प्रेरित किया, किस चीज़ से प्रेरित हुए राजा राम मोहन रॉय, क्योंकि उन्हें क्या दिखाई दिया जो कि विधवा औरत अपनी फेस करती है लाइफ में प्रॉब्लम। ही बिगेन अ कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती, तो इन्होंने क्या किया, कैंपेन किया सती प्रथा के खिलाफ, तो इन्होंने अभियान किया सती प्रथा के खिलाफ, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय थे, ये क्या थे, इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था संस्कृत का, पर्शियन और बहुत सी इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेजेस का। ही ट्राई टू शो थ्रू हिज राइटिंग दैट द प्रैक्टिस ऑफ विडो बर्निंग
that the practice of widow burning had no sanction in the ancient time, in the ancient text। तो उन्होंने अपनी राइटिंग के थ्रू, मतलब जो उन्होंने लिखा उसके थ्रू ये लोगों को बताना चाहा कि जो विधवाओं को जलाया जाता है, ठीक है, ऐसा हमारे जो शास्त्र हैं पुराने, हमारे जो टेक्स्ट हैं एंशंट टेक्स्ट, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है, हमारे ग्रंथों में ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है। बाय द अर्ली 19th century, as you have read in chapter 7, many British officials had also begun to criticize English tradition and customs। ठीक है, तो अर्ली 19th सेंचुरी में हमने ये भी पढ़ा था चैप्टर 7 में, जैसे कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे वो भी किसके खिलाफ थे, इंडियन ट्रेडिशन के खिलाफ थे, जो कि वहाँ पर रीति रिवाज होते थे तो उस पर वो बोलते थे, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता था, उसके खिलाफ थे वो भी। दे वर देयर फॉर मोर विलिंग to listen to Raja Ram Mohan Rai, who reputed to be learned man। in 1829 सती was banned। ठीक है, तो क्या हुआ, देवर देयर फोर, ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय को सुनने वाले भी बहुत थे, मतलब उनको बहुत माना जाता था, उनको पढ़ा लिखा माना जाता था और सब उनकी बात भी सुनते थे। तो क्या हुआ, 1829 में जो सती प्रथा थी उसको बैन कर दिया गया, ठीक है, बंद कर दिया गया। द स्ट्रेटर्जी अडॉप्टेड बाय राजा राम मोहन राय वॉज यूज टू लेटर रिफॉर्मर एज वेल। ठीक है, जो ये स्ट्रेटर्जी है जो राम मोहन रॉय ने अपनाई थी कि अगर कोई क्या कहे कि जैसे भी कोई अगर गलत हो रहा है, कहीं पर गलत प्रथा चलाई जा रही है, मतलब गलत रीति रिवाज को फॉलो कराया जा रहा है, तो ये लाइन यूज़ किया करते थे कि हमारे ग्रंथों में ऐसा कुछ नहीं पाया गया है, लिखा गया है हमारी शास्त्रों में, ठीक है, तो आप ये गलत कर रहे हो। ठीक है, तो वैन एवर दे विश्ड, मतलब जब भी वो चाहते थे, अगर कहीं पर उन्हें दिखता था कि हार्मफुल और वर्स प्रैक्टिस की जा रही है, तो वो बोलते थे कि हमारी जो एंशियंट, जो हमारी पुरानी सैक्रेड, ठीक है, मतलब पुराने ग्रंथ हैं, बुकों में, जो हमारी बुक है उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है। दे सजेस्टेड द प्रैक्टिस इट एग्जैक्टेड एट प्रेजेंट वॉज अगेन, और जो ये आप कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं आपके धर्म के खिलाफ है, ठीक है, ट्रेडिशन परंपरा के खिलाफ है। तो ये देखिए एक यहाँ पर हुक स्विमिंग फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल में क्या किया गया है, हाथों में हुक बांध दिया करते थे, ठीक है, दो लोगों के हाथ में हुक बांध दिया करते थे और उन्हें ऐसे ऊपर लटकाया जाता था दर्द सहने के लिए। ठीक है, तो ऐसे भी ये बहुत ऐसे अलग अलग प्रैक्टिस की जाती थी, ये भी जो थी गलत थी बहुत। अब देखिए, वी फर्स्ट टाइड दैम डाउन टू पाइल। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय क्या कहे थे, पैम्पलेट्स जो पर्चे होते हैं उसमें काफ़ी अपने आइडियाज़ लिखे हुए थे। तो कुछ आइडियाज़ कैसे लिखे थे, डायलॉग की फॉर्म में बिटवीन एडवोकेट मीन्स जो उसके सपोर्ट में थे सती प्रथा के, और क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस मीन्स अपोनेंट, मतलब जो उसके खिलाफ थे। तो ऐसे ही एक डायलॉग यहाँ से लिखा गया है। तो एडवोकेट ऑफ सती, वुमेन आर बाय नेचर ऑफ इन्फीरियर अंडरस्टैंडिंग विदाउट रिजोल्यूशन अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट। तो वुमेन क्या होती है, तो यहाँ पर जो सपोर्ट में थे सती के, वो क्या बोलते हैं सती प्रथा के बारे में, जो वुमेन है उसका नेचर क्या होता है, इन्फीरियर, मतलब नीची होती है, नीची जात, औरत एक नीची जात होती है, और ये कुछ, तो वुमेन बहुत नीची जात की होती है और इनको कुछ समझ नहीं आता है और इन पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता, मैनी ऑफ देम। ठीक है, तो इसमें से सबको क्या करना चाहिए, जो इनके हस्बैंड की जब डेथ होती है तो इन्हें भी उनके साथ क्या कर देना चाहिए, अपनी जान, अपनी डिज़ायर, सारी इच्छाएं ख़त्म कर देनी चाहिए। ठीक है, मतलब चिता पे जल जाना चाहिए उनके साथ। और अगर कोई वहाँ से भागना चाहेगा, उस फायर से एस्केप होना चाहेगा, तो उसे सबसे पहले फांसी दी जाएगी। तो अपोनेंट ऑफ सती, जो सती प्रथा के खिलाफ थे। When did you ever afford them a fair opportunity of exhibiting their natural capacity? कि क्या तुमने उन्हें कभी इतना एफर्ट किया है, तुमने उनको चांस दिया है कि एक अपॉर्चुनिटी दी है ताकि वो अपनी कैपेसिटी को शो कर पाएँ। हाउ देन यू कैन अक्यूज़ देम द वांटेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता और वो बेवकूफ़ हैं। If after instruction in the knowledge and wisdom a person cannot confide or retain what have been taught to him, we may consider him as a deficient। ठीक है, अगर उसको नॉलेज दी, हमने एडमिशन कराया, उसका स्कूल में पढ़ाई दी गई और उसके बाद वो कुछ नहीं समझ पा रहा है, तो जब हम कह सकते हैं वो क्या है, बेवकूफ़ है। पर अगर तुम एजुकेट नहीं कराओगे वुमेन को, ठीक है, उसको पढ़ने का हक नहीं दोगे औरत को,
तो तुम उसे इन्फीरियर कैसे कह सकते हो, नीची जात का कैसे कह सकते हो। फॉर इंस्टेंस वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिफॉर्मर्स, ठीक है। ऐसे ही क्या थे आपके एक और मोस्ट फेमस रिफॉर्मर थे, मतलब सुधारक थे, जिनका नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर था, ठीक है। उन्होंने भी एंशिएंट टैक्स का यूज़ किया है, ठीक है। जो वो लाइन थी एंशिएंट टैक्स वाली, ठीक है, मतलब उसकी हेल्प ली है ताकि क्या आ सके, रिफॉर्म्स हो सके सोसाइटी में, और ठीक है। तो इन्होंने उस एंशिएंट टैक्स का यूज़ किया है, मीन्स मतलब ये जो ये प्रथा चल रही थी, मतलब जो औरत दोबारा शादी नहीं कर सकती, उसके खिलाफ। तो उन्होंने क्या कहा कि ये हमारे रीति रिवाज में नहीं है, ऐसा कहीं पर कुछ नहीं लिखा गया है कि वुमेन शादी नहीं कर सकती, वुमेन दोबारा शादी कर सकती है। और तो इन्होंने मदद ली, क्या बोला कि हमारे शास्त्रों में तो ऐसा नहीं लिखा कि कहीं कि जो वुमेन है वो दोबारा शादी नहीं कर सकती। और ऐसे ही इन्होंने जो पुराने हमारे टैक्स, एंशिएंट टैक्स हैं, हमारे जो पहले टैक्स हैं, उनसे मदद ली। और इन्होंने क्या सजेस्ट किया कि वुमेन की दोबारा शादी होनी चाहिए। तो इनका सजेशन था तो ब्रिटिश ऑफिशियल को भी वो काफ़ी पसंद आया। और फिर एक लॉ पास हुआ जिसमें 1856 में जो विडोज़ थी, मतलब जो विधवा थी, इनको दोबारा शादी करने का हक दे दिया गया। दोज हु वर अगेंस्ट द रीमैरिज ऑफ विडो पोस्ट विद्यासागर एंड इवन बॉयकॉटेड हिम। पर जो लोग जो विधवा के मैरिज के दोबारा पुनर्विवाह के अपोज में थे, तो उन्होंने क्या किया, उनको खिलाफ क्या किया, अपोज किया, विरोध किया उनका। और इवन बॉयकॉटेड हिम, मतलब उन्हें काफ़ी परेशान भी किया। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी द मूवमेंट इन फेवर ऑफ द विडो मैरिज, ठीक है। तो सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी मीन्स 1950 का समय है ना। तो ये मूवमेंट ने जो विडो रीमैरिज थी, जो विधवा की पुनर्विवाह था, इसको काफ़ी क्या किया, फेमस किया मूवमेंट, ये काफ़ी फैली, ठीक है। और ये दूसरे पार्ट्स ऑफ द कंट्री में भी फैली, ठीक है, जो ये तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ था, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी में था, जैसे आपका वीरासलिंगम पंतलु, तो वहाँ पे वीरासलिंगम पंतलु थे, जिन्होंने क्या किया था, फॉर्म एन एसोसिएशन, इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई थी, जहाँ पर जो विडो है, जो विधवा है, वो दोबारा से शादी कर सकती है। अराउंड द सेम टाइम यंग इंटेलेक्चुअल एंड रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे प्लेस देमसेल्फ टू वर्किंग फॉर द सेम कॉज इन द नॉर्थ, ठीक है। तो सेम टाइम पर जो यंग इंटेलेक्चुअल थे, थोड़े समझदार मतलब समझदार आदमी थे, और जो रिफॉर्मर थे, सुधारक थे मुंबई में, उन्होंने भी ये क्या ली, शपथ ली कि हम भी इसके लिए काम करेंगे, इस प्रथा के लिए काम करेंगे। और नॉर्थ में जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, वो फाउंडेड द, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ठीक है। इन्होंने क्या फाइंड किया था, आर्य समाज, ठीक है। दयानंद सरस्वती, इनके नाम पे दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल है ना, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, जैसे डीएवी कॉलेज है, तो इनके नाम से ही वो ओपन हुए हैं। ऑल्सो सपोर्टेड, तो इन्होंने भी विडो मैरिज को सपोर्ट किया। येट द नंबर ऑफ विडोज हु एक्चुअली रीमैरिड रिमेंड लो। पर उस टाइम पर क्या हुआ था, क्योंकि शुरू में क्या हुआ था, ये लॉ पास हुआ था, तो वुमेन डर रही थी शुरू में, है ना, तो उस वक्त ज़्यादा मैरिज नहीं कर पाए, ठीक है। तो उस टाइम जो नंबर था विडोज़ का जिन्होंने मैरिज की थी, वो क्या था, लो था। दोज हु मैरिड वर नॉट इजीली एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, ठीक है। पर जो जिन्होंने शादी की थी, उनको ईज़िली एक्सेप्ट नहीं किया गया सोसाइटी ने, मीन्स जो आसपास के लोग थे उसको मतलब अच्छी नज़र से नहीं देखते थे, मतलब फिर भी बुरा मानते थे, ठीक है। एंड कंजर्वेटिव ग्रुप्स कंटिन्यू टू अपोज द न्यू लॉ, ठीक है। और जो कंजर्वेटिव ग्रुप्स, मतलब पुरानी परंपराओं को मानते थे लोग, उन्होंने क्या किया, अपोज किया, विरोध किया इस लॉ का, ठीक है। तो उस वक्त कम शादी हुई थी, पर आगे ये सक्सेसफुल रहा। गर्ल्स बीइंग गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो पार्ट 1 स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट हो चुका है, ये पढ़ेंगे हम आपका पार्ट 2 में। थैंक यू।